your chartered accountant. So guys, this is CA Radhika Gehlot. Welcome to my YouTube channel and welcome to the fantastic revision video of unit number 3rd, that is registration and dissolution of firm. Now people, this unit is very important from your exams point of view. It has a weightage of 7 marks in your examination. आप पास्ट क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने हमेशा इस वाली यूनिट में से बेटा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है हमेशा। सो यस, एक क्वेश्चन तो इस यूनिट में से आएगा ही। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, बिकॉज़ आई नो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। लेक्चर को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, आपको हर चीज बहुत अच्छी समझ में आएगी। आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना अच्छे से समझाऊंगी। सो बेटा लास्ट तक बने रहना। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पहले एक चीज समझना, ये पार्टनरशिप फर्म को ना इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की मर्जी, वो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकती है या फिर नहीं भी करवा सकती है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 69 में। अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, वो दिया है सेक्शन नंबर 58 में। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज गिवन इन सेक्शन नंबर 58। सबसे पहली बात तो जो भी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको आरओएफ के पास जाना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज अ बॉस ऑफ ऑल द कंपनीज इन इंडिया, उसी तरीके से बेटा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज अ बॉस ऑफ ऑल द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। तो जो भी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको जाना पड़ेगा आरओएफ के पास और सारे डॉक्यूमेंट को और सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बेटा? फर्स्ट रहेगा फर्म्स नेम, फर्स्ट रहेगा फर्म्स नेम। ऑब्वियसली सही बात है, अगर तुमको फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा, सबसे पहले नेम ऑफ फर्म बताना पड़ेगा। उसके बाद द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स का नाम। तो फर्स्ट है फर्म्स नेम, उसके बाद है पार्टनर्स नेम एंड पार्टनर्स एड्रेस। नेक्स्ट इज पीपल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस मतलब क्या? मेन ऑफिस, जहां पे भी तुम्हारा मेन ऑफिस है पार्टनरशिप फर्म का, उसका एड्रेस बता दो, उसकी इंफॉर्मेशन शो कर दो। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारे बहुत सारे ऑफिसेस है तो बाकी के ऑफिसेस की भी जानकारी दे दो, बाकी के ऑफिसेस की भी इंफॉर्मेशन दे दो। तो बेटा समझना, पहले 2 पॉइंट रिलेटेड थे नेम से, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज प्लेस से, दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और आगे दिया है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो 2 नेम के पॉइंट हो गए, 2 प्लेस के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट इज द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन्स द फर्म, मतलब पार्टनर्स ने कब ज्वाइनिंग की, सारे पार्टनर्स की ज्वाइनिंग डेट बता दो। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर्स मतलब अगर तुम्हारी फिक्स्ड पार्टनरशिप है, जो अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में, फिक्स पार्टनरशिप का मतलब होता है जब पार्टनर्स क्या करते बेटा, फिक्स पीरियड डिसाइड करते। ए एंड बी ने डिसाइड किया कि अपन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेंगे अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। बेटा ये क्या है? ये तो उन्होंने ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया। अगर तुम्हारी फिक्स पार्टनरशिप है, अगर तुम्हारा ड्यूरेशन पहले से डिसाइडेड है तो तुमको वो भी शो करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारी फिक्स पार्टनरशिप है, जब तुम्हारी फिक्स पार्टनरशिप है। तो बेटा समझना, पहले 2 नेम के पॉइंट कवर हो गए, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद 2 प्लेस के पॉइंट कवर हो गए, दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद जो लास्ट के जो 2 पॉइंट है बेटा, वो स्टार्ट हो रहे डी से। कहां से स्टार्ट हो रहे? डी से स्टार्ट हो रहे। द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ये डी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट पे क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। द स्टेटमेंट शैल बी साइन्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे स्टेटमेंट पे साइन कर दो, सारे पार्टनर्स की सिग्नेचर आनी चाहिए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझना, जो तुम्हारा फर्म का नाम है ना, जो तुम्हारा फर्म का नाम है ना, तुम्हारे फर्म के नाम में ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे स्टूपिड से वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कौन से वर्ड? क्राउन, एम्परर, इम्प्रेस, एम्पायर, एम्परल, किंग, क्वीन, रॉयल। तो बेटा समझना, ऐसे वर्ड तुम्हारे नाम में नहीं होने चाहिए। अगर तुमको ऐसे वर्ड नाम में यूज करना है तो जाके स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो। एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफाइज इट्स कंसेंट, मतलब अगर ऐसे वर्ड यूज करना है तो जाके स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो। अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती है तो तुम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तो तुम ऐसे वर्ड अपने नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते। अभी मैम इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो बेटा समझना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट बहुत पुराना वाला एक्ट है। तब ब्रिटिश का जमाना हुआ करता था, जब राजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी। तो अगर कोई भी फर्म अगर ऐसे वर्ड यूज करती थी ना तो ऐसा माना जाता था, ऐसा सिग्निफाई होता था कि ये जो फर्म है ना, ये गवर्नमेंट से लिंक्ड है, ये राजा से लिंक्ड है, ये रानी से लिंक्ड है। तो पब्लिक क्या करती थी? उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। और अपना लॉ नहीं चाहता है कि पब्लिक क्या करे, एक पर्टिकुलर फर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, बस उनके साथ ही ट्रांजेक्शन करे, बस उनके साथ ही बिजनेस करे। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉ ने बताया है कि तुम्हारे फर्म के नाम के अंदर ऐसे कोई भी वर्ड यूज मत करो, क्योंकि फिर तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेंगी बाकी पब्लिक से, और हम ऐसा नहीं चाहते। हम भेदभाव करना नहीं चाहते, ऐसा यहाँ पे लॉ बता रही है, इसलिए ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते।
दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। नेक्स्ट इज पीपल, अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को लगता है कि तुमने सारे डॉक्यूमेंट एकदम प्रॉपर्ली दिए, हर चीज तुमने एकदम प्रॉपर्ली दी, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगी, उनका एक रजिस्टर होता है, क्या होता है, उनका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में तुम्हारी एंट्री रिकॉर्ड कर देगी, रिकॉर्ड एंड एंट्री ऑफ स्टेटमेंट इन द रजिस्टर, वो उस रजिस्टर में तुम्हारी एंट्री रिकॉर्ड कर देगी, उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट दे देगी। नाउ दिस सर्टिफिकेट विल बी प्रूफ दैट यू आर रजिस्टर्ड, ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ रहेगा कि तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो चुकी है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लेट रजिस्ट्रेशन। अभी इसका मतलब समझना, देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में तो ये बताया था कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तुमने लेट रजिस्ट्रेशन करवाया वो तुमसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। कितनी पेनल्टी चार्ज करेंगे? अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और अ पार्ट देयर ऑफ 100 रुपीज पर ईयर पेनल्टी चार्ज करेंगे। समझना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 2000 में, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया 2005 में, मतलब आपने पूरे 5 साल लेट किया रजिस्ट्रेशन, तो आपसे 100 रुपीज पेनल्टी चार्ज की जाएगी। 100 into 5 is equals to 500 rupees, so penalty will be 500 rupees, which is very nominal amount। अभी समझना ये पार्ट देयर ऑफ क्या होता है। व्हाट इज दिस पार्ट देयर ऑफ? पार्ट देयर ऑफ का मतलब बेटा कि तुमने 5 साल लेट रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके ऊपर और 2 दिन हो गए, तो 2 दिन भी अगर ऊपर हो गए ना, उसको 6 साल काउंट किया जाएगा। 5 years plus 2 days will be counted as 6 years, 6 years plus even 1 day will be counted as 7 years। तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब अगर एक दिन भी ऊपर लेट हो गया ना, तो पूरा साल काउंट किया जाएगा। दिस इज द पार्ट देयर ऑफ। I hope people this is clear to you. Next is consequences of non-registration, section number 69। अभी इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली फॉर 7 मार्क्स, सो इसको अच्छे से समझना। consequences of non-registration, section number 69। इसका मतलब है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। सो पीपल, फर्स्ट इज नो सूट इन द सिविल कोड बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बेटा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती, मतलब वो केस फाइल नहीं कर सकती। किसके अगेंस्ट? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी कस्टमर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सप्लायर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी बैंक भी हो सकती है, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई हक नहीं बनेगा, उसका कोई राइट नहीं बनेगा केस फाइल करने के लिए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो पीपल, दिस इज पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये क्या है? ये है पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी। इनका बिजनेस क्या था? इनका बिजनेस क्या था? वो कार को मैन्युफैक्चर करती थी फिर उसको सेल करती थी। सो कार मैन्युफैक्चर करती थी फिर उसको सेल करती थी, ये इनका बिजनेस था। अभी एग्जांपल को समझना। एक दिन क्या होता है ना बेटा, मिस्टर ए ने क्या किया, इनसे कार परचेज किया। मिस्टर ए ने इनसे कार परचेज किया, कार की प्राइस थी 15 लाख रुपीस। कितनी थी? 15 लाख रुपीस थी। मिस्टर ए ने दिया 5 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट। मिस्टर ए ने दिया सिर्फ 5 लाख रुपीस, उसकी तरफ से 10 लाख रुपीस पेंडिंग थे। मिस्टर ए बोलते पार्टनरशिप फर्म को कि मैं बाकी के 10 लाख रुपए तुमको 30 डेज में दे दूंगा, मैं बाकी के 10 लाख तुमको 30 डेज में दे दूंगा। बेटा लेकिन 30 डेज होने के बाद भी मिस्टर ए ने तो पैसा दिया ही नहीं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मिस्टर ए ने तो पैसा दिया ही नहीं इस पार्टनरशिप फर्म को। तो अपना लॉ यहाँ पे बोल रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी, उसका कोई राइट नहीं बनेगा, उसका कोई हक नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी। हालांकि इस केस में मिस्टर ए की गलती है, मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया इस पार्टनरशिप फर्म को, फिर भी यहाँ पे लॉ बोल रही है तुम्हारा कोई हक नहीं बनेगा, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनेगा। अगर तुमको मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो पहले जाओ और रजिस्टर होके आ जाओ। रजिस्टर होने के बाद तुम क्या कर सकते हो, मिस्टर ए पे केस फाइल कर सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कभी भी केस फाइल नहीं कर सकती, हालांकि इसमें थर्ड पार्टी की गलती होने के बाद भी। सो दिस इज disadvantage. Next is people. A registered firm can only file a suit against a third party and the person suing have been in the register of the firm as a partner in the firm. ठीक है, फर्म क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। No relief to partner for a set off of claim, set off of claim। अब इसका मतलब क्या है? अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो सेट ऑफ नहीं ले सकती। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो सेट ऑफ नहीं ले सकती। इसका मतलब समझना बेटा, ये रहती है पार्टनरशिप फर्म, ये रहती है पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड नहीं रहती। अभी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या रहता है? वो कार को मैन्युफैक्चर करती फिर उसको सेल करती, ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिस रहता ना, इनका खुद का ऑफिस नहीं रहता, इन्होंने रेंट पे लिया इस अंकल से। सो ये पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिस है, इन्होंने रेंट पे लिया इस अंकल से, और इस ऑफिस का रेंट मंथली का रहता है 1 लाख रुपीस। कितना रहता है? 1 लाख रुपीस। इस पार्टनरशिप फर्म ने इस अंकल को पिछले 4 महीने से रेंट का पेमेंट किया ही नहीं। अंकल सोचते यार 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये पार्टनरशिप फर्म मेरे रेंट का पेमेंट नहीं कर रही, टोटल 4 लाख का रेंट पेंडिंग है इनके साइड से, और ऊपर से मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। तो अंकल जाते कोर्ट में और केस फाइल करते इस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट।
तो यहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर क्या बोलता है, वन ऑफ द पार्टनर ने बोला कि अंकल आपकी एकदम सही बात है, हमको आपको 4 लाख रुपए देने हैं, हमको आपको 4 लाख रुपए देने हैं, लेकिन अंकल एक चीज याद करो कि आपने हमसे कार परचेस किया था 6 महीने पहले, आपने हमसे कार परचेस किया था, कार की प्राइस थी 15 लाख रुपीस, आपने 14 लाख ही दिया था, तो आपके साइड से 1 लाख पेंडिंग है, हमको आपको 4 लाख रुपए देने हैं, आपको हमको 1 लाख रुपए देने हैं, मतलब टोटल तो नेट 3 लाख रुपीस हुआ। तो हम आपको क्या करेंगे, हम तो आपको सिर्फ 3 लाख का पेमेंट करेंगे, ऐसे वन ऑफ द पार्टनर ने कोर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू रखा। नाउ पीपल, ये जो 1 लाख जो माइनस ये पार्टनर कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं सेट ऑफ करना। दिस इज सेट ऑफ, आर यू गेटिंग? जो 1 लाख जो माइनस कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने पूछा सारे पार्टनर्स को कि पार्टनरशिप फर्म क्या तुम रजिस्टर्ड हो? तो सारे पार्टनर्स बोलते कि नहीं, हम तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे जज ने बोला, यहाँ पे कोर्ट ने बोला, देन सॉरी यू कांट टेक अ सेट ऑफ, आप ये माइनस नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका कोई हक नहीं बनता पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, आपका कोई हक नहीं बनता सेट ऑफ लेने का। आपको पूरा 4 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा इस अंकल को। अगर आपको 1 लाख रुपए अपना रिकवर करना है तो पहले जाओ रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद आना फिर अंकल के अगेंस्ट केस फाइल करना, लेकिन पहले उसके लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बेटा रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख सकती कोर्ट में, और वो सेट ऑफ भी नहीं ले सकती, वो माइनस भी नहीं कर सकती। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, इसको एक बार रीड करते हैं। If an action is brought against the firm by the third party, then neither the firm nor the partner can claim a set off. Set off नहीं ले सकते। If a suit be valued for more than 100 or pursue other proceeding, अब ये समझना ये क्या बोल रहा है। अपना लॉ बोल रहा है अगर तुम्हारी अमाउंट 100 रुपए तक है ना, अगर तुम्हारी अमाउंट 100 रुपए तक है ना, तो तुम सेट ऑफ ले सकते हो। अगर अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा जाएगी तो तुम सेट ऑफ नहीं ले सकते। अपने केस में कितने की अमाउंट थी? अपने केस में बेटा 1 लाख की अमाउंट थी, याद आ रहा है? अपने केस में तो 1 लाख की अमाउंट थी, तो ये तो सेट ऑफ ले ही नहीं सकते। अगर ये अमाउंट 50 रुपए की रहती थी तो सेट ऑफ ले सकते थे क्या? बिल्कुल ले सकते थे। अगर ये अमाउंट 70 रुपए की रहती थी तो ले सकते थे। अपना लॉ बोल रहा है 100 रुपए तक तुम सेट ऑफ ले सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो। जैसे अमाउंट 100 रुपए के ऊपर चल जाएंगी तुम माइनस नहीं कर सकते। तो देखो कितना नॉमिनल अमाउंट उन्होंने क्या किया है, माइनस के लिए दिया है, जो कि बहुत इररिलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज aggrieved partner cannot bring legal action against the other partner or the firm। इसका मतलब समझना, यहाँ पे था कि अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। थर्ड वाले पॉइंट में है अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तुम दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट बोल रहा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ये वाला पॉइंट बोल रहा है दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट। पहला वाला पॉइंट बोल रहा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ये वाला पॉइंट बोल रहा है दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट। अभी इसका एग्जांपल समझना फिर तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। बेटा ये 4 पार्टनर्स रहते पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म तो रजिस्टर्ड रहती ही नहीं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन ना ये तीनों पार्टनर्स अवेलेबल नहीं रहते फर्म में, सिर्फ ये वाला पार्टनर अवेलेबल रहता है। एक कस्टमर आता है मिस्टर ए, एक कस्टमर आता है मिस्टर ए। उसने क्या किया, उसने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस पेमेंट कर दिया। उसको गुड्स लेना रहता है फ्यूचर में, तो आज ही उसने क्या किया, एडवांस पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपीस का। मिस्टर ए 5 लाख रुपए देके जाता है इस वाले पार्टनर को। तो बेटा ये वाले पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने कैश काउंटर में पैसा रखना चाहिए या फिर बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि ये फर्म का पैसा है। लेकिन ये वाले पार्टनर ने क्या किया, ये वाले पार्टनर ने खुद के पॉकेट में पैसा रखा और ये अमाउंट यूज कर लिया खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अब मुझे बताओ ये चीज गलत है कि सही है? बेटा ये गलत है। ये तो पार्टनरशिप फर्म का पैसा है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा वो खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कैसे यूज कर सकता है। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा बाकी के पार्टनर कुछ नहीं कर सकते, बाकी के पार्टनर उस पर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अपना लॉ बोल रहा है अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो तुम एक दूसरे के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड। तो ये जो पार्टनर जिसने गलत किया ना, बाकी के पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज people third party can sue the firm। yes this is very logical। लेकिन हाँ थर्ड पार्टी तुम पे हमेशा केस फाइल कर सकती है, थर्ड पार्टी कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। लेकिन हाँ तुम रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड पार्टी तुम पे हमेशा केस फाइल कर सकती है। समझना बेटा 3 पार्टनर्स रहते ए बी सी, 3 पार्टनर्स रहते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक से लोन लिया, 1 करोड़ का, और ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं रहती। अब मुझे बताओ अगर आगे जाके ये पार्टनरशिप फर्म ये बैंक को उसका 1 करोड़ का पेमेंट नहीं करेगी तो क्या बैंक उन पे केस फाइल नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अपना लॉ बोलता है अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड पार्टी तो हमेशा अपना राइट क्लेम कर सकता है। अगर थर्ड पार्टी को पैसा नहीं मिला ना वो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर देगा। और बहुत लॉजिकल सा कंसेप्ट है, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे थर्ड पार्टी को इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। सही बात है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। सो पीपल यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय द थर्ड पार्टी। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, तुमको समझ में आ चुका है।
समझना आपने, और एक 2 पॉइंट रखे बेटा, ये पॉइंट को समझना। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि देखो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, अपने पढ़ लिया था, आगे समझना। बट सच अ पर्सन में sue फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन वो डिसोल्यूशन मांग सकता है। और दूसरा है फॉर अकाउंट एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फर्म, ये है दूसरा पॉइंट। दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। फर्स्ट इज सच अ पर्सन में sue फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहले इन्होंने अपने को बताया कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है लेकिन एक पार्टनर डिसोल्यूशन मांगने कोर्ट में जा सकता है, एक पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन मांगने के लिए कोर्ट में जा सकता है अगर तुम्हारी फर्म अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ये पढ़ने वाले बेटा ये वाले पॉइंट में, ये वाले टॉपिक में देखो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स है, यहाँ पे एक पार्टनर जाता है कोर्ट में डिसोल्यूशन मांगने के लिए, तो अपना लॉ वही बोल रहा है अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पार्टनर जाके डिसोल्यूशन मांग सकता है, ये राइट तुम्हारे पास है। तो एक्सेप्शन क्या आ गया, एक्सेप्शन ये आ गया कि तुम डिसोल्यूशन मांगने कोर्ट में जा सकते हो अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो। नेक्स्ट इज, और एक पॉइंट था इसमें देखो, नेक्स्ट इज पीपल फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन, फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। अगर फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, ए बी सी 3 पार्टनर्स रहते हैं, इन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब फर्म डिसॉल्व होती है ना तो फर्म की सारी एसेट्स को सेल किया जाता है, उससे जो भी पैसा आएगा लायबिलिटीज का पे ऑफ हो जाता है, दिस इज द प्रोसीजर। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स रहते हैं, इन्होंने डिसॉल्यूशन कर लिया, इन्होंने एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटीज का पे ऑफ कर दिया, और जो भी पैसा बच जाता है ना बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर बी एंड मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए को पैसा ही नहीं दे रहे, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी मिस्टर ए को पैसा ही नहीं दे रहे। तो अपना लॉ बोलता है यहाँ पे अगर तुम्हारा डिसोल्यूशन हो रहा है, अगर तुम्हारा डिसोल्यूशन हो रहा है तो अगर तुम एक पार्टनर को उसका शेयर नहीं दे रहे हो तो वो एक पार्टनर जा सकता है कोर्ट में और तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अगर तुम्हारी पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड भी है, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप हम अनरजिस्टर्ड है, फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में अगर ए बी सी ये जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिस्टर ए को अपना हक नहीं मिल रहा है, मिस्टर ए को अपना राइट नहीं मिल रहा है, मिस्टर ए को अपना शेयर नहीं मिल रहा है, तो वो जा सकता है और केस फाइल कर सकता है मिस्टर बी के अगेंस्ट और मिस्टर सी के अगेंस्ट। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो ये उसके 2 एक्सेप्शन थे, इसको याद रखना, ठीक है। एक समरी दे देती हूँ तुमको ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। देखो पहले क्या दिया था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उसके 2 एक्सेप्शन दे दिए। फर्स्ट एक्सेप्शन इज लेकिन डिसोल्यूशन मांगने वो जा सकता है कोर्ट में, डिसोल्यूशन मांगने के लिए कोर्ट में वो जा सकता है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर उसको उसका शेयर नहीं मिल रहा है, अगर उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो जा सकता है कोर्ट में पार्टनर के अगेंस्ट। तो 2 एक्सेप्शन कब के हैं बेटा, सिर्फ डिसोल्यूशन के। किसके हैं, सिर्फ डिसोल्यूशन के एक्सेप्शन दिए हैं। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट। मतलब अगर तुम्हारी फर्म अनरजिस्टर्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बाकी के राइट क्लेम कर सकते हो। इसमें से बेटा 3 जो राइट है अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। कौन से पढ़ लिया अपन ने, देखो अपन ने ये वाला पढ़ लिया, द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म, ये वाला पॉइंट सेम कवर कर रहा है, थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया अपना। उसके बाद द राइट ऑफ द पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बेटा ये कहां पे पढ़ा, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट है वो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो अपना ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इज वन एंड द सेम व्हिच इज गिवन इन थर्ड एंड फोर्थ वाला पॉइंट, ओके। उसके बाद आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये वाला पॉइंट कवर किया बेटा, यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर करके बताती हूँ, है ना, तुमको कंफ्यूजन ना हो बाद में, समझना। देखो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ना उनका ये वाला पॉइंट है जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। फिर ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला उन्होंने यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला पॉइंट डिसोल्यूशन मांगने जा सकती है जो अपन ने कवर किया। I hope this is clear to you. उसके बाद the power of the official assignee receiver of the court to release the property of the insolvent partner and to bring an action। इसका मतलब क्या है समझना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारी फर्म अगर रजिस्टर्ड है कि नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिशियल असाइनी हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, तो हमेशा अपने राइट को यूज कर सकता है। मैम इसका मतलब क्या है हमको समझना नहीं है, हमको एग्जाम्पल दे दो एक, फिर समझ में आएगा। तो बेटा समझना, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स रहते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स रहते हैं, उसमें से मिस्टर ए बन जाता है इंसॉल्वेंट, मिस्टर ए बन जाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो बेटा बन चुका है पूरी तरह से कंगाल पर्सन, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, दैट इज इंसॉल्वेंट पर्सन। अभी ना ऑफिशियल असाइनी का काम रहता है, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया वो क्या करता है, वो जाएगा मिस्टर ए के पास, क्या करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएगा, उसकी सारी लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएगा, फिर प्रॉपर्टी उसकी सारी सेल कर देगा, जो भी प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आएगा फिर उसकी लायबिलिटी को तो पे ऑफ कर देगा। ये काम रहता है ऑफिशियल असाइनी का। तो अपना लॉ बोल रहा है अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो ऑफिशियल असाइनी वो हमेशा आ सकता है और इस पार्टनर की जो भी प्रॉपर्टी है वो बेच देगा, लायबिलिटीज का पे ऑफ कर देगा, मतलब उसके पास सारे राइट्स है, उसके पास सारे हक है। अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऑफिशियल असाइनी आके हमेशा अपने राइट को यूज कर सकता है, तुम ऑफिशियल असाइनी के राइट को कम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता, ऑफिशियल असाइनी हमेशा वो आ सकता है और तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में इंसॉल्वेंट पर्सन की सारी प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है। दिस इज द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो सेम चीज दी है, द पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पर्सन, the right to sue or claim a set off of the value of the suit if does not exceed 100 in value। अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये वाले पॉइंट में याद आ रहा है। अगर तुम्हारी सेट ऑफ की अमाउंट अगर 100 रुपीज से कम है तुम सेट ऑफ कर सकते हो, अगर 100 से ज्यादा है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट बोल रहा है अगर तुम्हारी अमाउंट अगर 100 रुपए से कम है तुम सेट ऑफ कर सकते हो। ये तो अपन ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया था। ओके पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुमको समझ में आ चुका है। लेट अस कम टू डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लेट अस कम टू डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में बस डिफरेंस बताना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, तो सुन लो इसको ध्यान से। सो पीपल फर्स्ट इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अभी डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या रहता है, अगर सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं अपन बिजनेस को बंद कर देंगे, अपन अपने पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप टूट रही है, उनकी दोस्ती टूट रही है, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एग्जांपल समझ के चलो कि यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, अगर बी फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बाकी के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ पे डिसॉल्यूशन मतलब उनकी दोस्ती टूट रही है, पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही, बस उनकी दोस्ती टूट रही है, यहाँ पे पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में हो जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म पूरी तरह से बंद हो जाती है, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ मीनिंग। फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। यहाँ पे बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन, मतलब यहाँ पे बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रिटायरमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, वो दोस्ती तोड़ के जा रहा है। It involves winding up of the firm and requires realization of assets and settlement of liability। अगर पूरी फर्म बंद हो रही मतलब क्या करना पड़ेगा? सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा, सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा, लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा। सेम चीज दी है। रियलाइजेशन मतलब सेल, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल। सारे एसेट्स को सेल किया जाएगा, जो भी पैसा आएगा लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट को बोला जाता है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स को प्रॉपर्ली रिवैल्यू किया जाएगा। मैम इसका मतलब क्या है समझना, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उसमें से अगर बी मिस्टर बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो बेटा वो खाली हाथ जाएगा क्या? वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो पैसे लेके जाएगा, उसका जो भी शेयर बनता है आज तक वो पूरे पैसे लेके जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा, जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में देख रहे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट पे वैल्यू करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना पड़ेगा। क्यों? ताकि अपन प्रॉपर शेयर दे पाए मिस्टर बी को, ताकि अपन प्रॉपर शेयर दे पाए मिस्टर बी को, उसलिए की जाती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बेटा जो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है वो तो कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है, वो कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है, और अपन ये चीज पढ़ने वाले हैं डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट में। सेम चीज तो है कि इस केस में क्या होता है? इस केस में कोर्ट ऑर्डर करती है तुम्हारी फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो यहाँ पे वही बोल रहे वो कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है ना वो कोर्ट भी ऑर्डर करती, लेकिन हाँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करती। कोर्ट कभी ऐसा नहीं बोलेगी ए बी सी तुम 3 पार्टनर्स हो, तुम क्या करो मिस्टर सी को निकाल दो फर्म से, कभी भी ऐसा कोर्ट नहीं बोल सकती। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट नहीं बोल सकती है। नेक्स्ट इज इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, जब भी डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होगा मतलब क्या? पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है। अगर बिजनेस ही बंद हो रहा है बेटा तो पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं ना, कैसे रहेगी पार्टनरशिप? अभी मुझे बताओ बिजनेस ही बंद हो रहा है तो पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे, पार्टनर्स नहीं रहेंगे मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही रहा है उस केस में। लेकिन यहाँ पे इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन इस केस में जरूरी नहीं है। अगर एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे मतलब यहाँ पे डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक पार्टनर जा रहा है बाकी के पार्टनर सोचते कि अपन भी फर्म को बंद कर देते तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा बाकी के पार्टनर्स पे, उनका डिसीजन क्या है। अगर उनको बिजनेस को कंटिन्यू करना है वो आराम से कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सही बात है बेटा, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या है? पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगी, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगी, सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से बिजनेस हो जाएगा बंद, तो क्लोजर ऑफ बुक्स होगा। यहाँ पे क्लोजर ऑफ बुक्स नहीं होगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। इट वाज प्रीटी सिंपल है ना। नेक्स्ट इज dissolution without the order of the court, that is voluntary dissolution. Dissolution without the order of court, that is voluntary dissolution. Another important question which might come in your examination, तो अच्छे से ध्यान देना। So वॉलंटरी डिसॉल्यूशन, अभी इसका मतलब समझना कि बेटा वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है खुद की इच्छा से,
अगर यहाँ पे पार्टनर खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से अगर फर्म को डिसॉल्व करते हैं, दैट इज वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। अगर पार्टनर खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से अगर फर्म को डिसॉल्व करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। फर्स्ट इज डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट। इसको समझना, अगर पार्टनर्स ने क्या किया, अग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया, म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अपन पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं, उसको बोला जाएगा डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट। उसको बोला जाएगा डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट में डिसाइड कर रहे, म्यूचुअली डिसाइड कर रहे कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को बंद कर देते। ओके, इसको समझना। सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर टू डिसॉल्व अ पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट में डिसाइड कर लेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब बेटा वो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे, वो एक पार्टनर का डिसीजन नहीं है, सबका डिसीजन है, सबका डिसीजन है। और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अभी इंपॉर्टेंट है ये, क्या समझना, और in accordance with contract between the partners. Contract between the partners means contract already made. Contract already made मतलब उन्होंने पास्ट में ही अग्रीमेंट में प्रोविजन को डाल दिया था। ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, अग्रीमेंट बनाया था, अग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर ना अपने को 3 साल लगातार लॉसेस हुए ना, अगर अपने को 3 साल लगातार लॉसेस हुए ना, तो अपन पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। और पार्टनरशिप फर्म को एक्चुअल में लगातार 3 साल लॉसेस हुए, क्या हुआ, जो उन्होंने अग्रीमेंट में डिसाइड किया था वो कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो इस केस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑलरेडी मेड। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑलरेडी मेड मतलब जो प्रोविजन जो उन्होंने डिसाइड किया था वो तो एक्चुअल में हो गया, 3 साल उनको एक्चुअल में लॉसेस हो गया। इस केसेस में भी वॉलंटरी डिसॉल्यूशन माना जाएगा और वो डिसॉल्यूशन कर लेंगे, फर्म को बंद कर देंगे। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड का मतलब है ऐसी अग्रीमेंट, ऐसे प्रोविजन पहले से डिसाइड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल कंपलसरी डिसॉल्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कंपलसरी मतलब इस केस में पार्टनर्स के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुमको डिसॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। कंपलसरी डिसॉल्यूशन मतलब पार्टनर्स के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस केस में कंपलसरीली तुमको डिसॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट इज बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब तुम्हारे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, जब तुम्हारे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, फर्म को डिसॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पे क्या है, ऑल द पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स हो चुके हैं कंगाल, किसी के पास पैसा बचा है क्या, पैसा किसी के पास नहीं बचा है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व कर दो। दिस इज द फर्स्ट रीजन। और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन इज इंसॉल्वेंट, ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन इज इंसॉल्वेंट। मैम इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसका समझना मीनिंग। पार्टनरशिप फॉर्म में बेटा टोटल 10 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, टोटल 10 पार्टनर्स। एग्जांपल समझ के चलो, अपना लॉ बोल रहा है अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल पार्टनर में से बस एक ही पार्टनर सॉल्वेंट बचा, बस एक ही पार्टनर सॉल्वेंट बचा, बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा कंपलसरीली। अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में कि पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम 2% चाहिए। यहाँ पे तो एक ही पर्सन सॉल्वेंट बचा, अगर तुम्हारा एक ही पर्सन सॉल्वेंट बचता है, बाकी के सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यू कांट डू अ बिजनेस, यू कांट कंटिन्यू द बिजनेस, फिर तुमको डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी डिसॉल्यूशन। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे दी है, ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन इज इंसॉल्वेंट मतलब एक ही पार्टनर सॉल्वेंट बचा, बाकी सारे इंसॉल्वेंट बन चुके हैं। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन मतलब तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल बन चुका है। अगर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल बन चुका है, तुमको डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। एग्जांपल समझना, एक पार्टनरशिप फर्म थी जो अनियन को एक्सपोर्ट करती थी आउट ऑफ इंडिया, जो अनियन को एक्सपोर्ट करती थी आउट ऑफ इंडिया। अभी ना गवर्नमेंट ने एक दिन रूल लाया कि कोई भी अनियन को एक्सपोर्ट नहीं करेगा आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में स्कैरसिटी आ चुकी है, इंडिया के लोगों के पास ही अनियंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बैन ला लिया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको अनलॉफुल बना दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल बना दिया, अब तुम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुमको तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दिस विल बी कंपलसरी डिसॉल्यूशन। सो पीपल व्हाट वी सॉ इज, वी सॉ दैट डिसॉल्यूशन कैन हैपन बाय अग्रीमेंट मतलब म्यूचुअली सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे और बिजनेस को बंद कर दे रहे। दूसरा केस क्या था, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कौन से केसेस में कंपलसरीली तुमको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट इज जब सारे पार्टनर्स हो जाएंगे इंसॉल्वेंट, दूसरा केस था जब एक पार्टनर सॉल्वेंट बचा, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तीसरा केस था जब तुम्हारा बिजनेस बन चुका है अनलॉफुल। ये सारे केसेस में तुमको बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सेक्शन नंबर 42। अब इसको समझना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुमने ये लाइन देखा, इसका मीनिंग होता है बेटा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज का कि अगर तुम्हारी अग्रीमेंट बनी है तो अग्रीमेंट को फॉलो करो, अगर तुम्हारी अग्रीमेंट बनी है तो अग्रीमेंट को फॉलो करो, अगर तुम्हारी अग्रीमेंट नहीं बनी है तो ये जनरल केसेस तुम पे अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो, अग्रीमेंट को फॉलो करो। अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया है, तो ये जनरल वाली चीजें तुम पे एप्लीकेबल हो जाएगी। उसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। फर्स्ट इज पीपल
when the firm is constituted for the fixed term on the expiry of the term, मतलब अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म फिक्स पीरियड के लिए बनी थी, अपन ने देखा था यूनिट नंबर 1 में फिक्स पार्टनरशिप, जब पार्टनर्स फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म को ओपन करते हैं, दैट इज फिक्स पार्टनरशिप। ए और बी ने क्या सोचा था, अपन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेंगे अगले 3 साल के लिए। ए और बी ने सोचा था अपन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेंगे अगले 3 साल के लिए, तो ये क्या हो गया, ये फिक्स पार्टनरशिप हो गया। अपना लॉ बोलता है जैसे ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तुम्हारा डिसोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तुमको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस वही दिया है कि जैसे तुमने फिक्स पीरियड डिसाइड किया था ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जैसे ही तुम्हारे 3 साल हो जाएंगे, तुम्हारा डिसोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट इज व्हेन द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑफ। अगर तुम्हारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, क्या आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये भी अपन ने देखा था बेटा यूनिट नंबर 1 में। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स एक साथ आते हैं और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस को ओपन करते हैं। ए और बी साथ में आते हैं और उन्होंने सोचा कि अपन क्या करेंगे, अपन मॉल बनाएंगे। ये क्या हो गया, ये एक सिंगल एडवेंचर हो गया, सिंगल प्रोजेक्ट हो गया। जैसे ही ये मॉल बन जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो सेकंड केस वही दिया है, अगर तुम्हारा इंटेंशन है सिंगल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तो जैसे ही तुम्हारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तुम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर लोगे। दिस इज द नेक्स्ट केस। अब यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर तुमको कंटिन्यू करना है ना, तो अग्रीमेंट में शो कर दो। अगर तुमने अग्रीमेंट में कुछ नहीं बताया, तो जनरल रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड दिस इज जनरल रूल। थर्ड इज ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, एंड द लास्ट वन इज ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है, उस केस में भी बेटा डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर अग्रीमेंट में दिया है पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं बाकी के पार्टनर्स, लेकिन जनरल रूल ये है कि पार्टनर्स की डेथ पे, पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी पे डिसोल्यूशन हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट वन इज पीपल पार्टनरशिप एट विल। अपन ने देखा था बेटा ये यूनिट नंबर 1 में। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब पार्टनर्स की इच्छा से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है और पार्टनर्स की इच्छा से ही, पार्टनर्स की विल से ही पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। अपन ने वहां पे ये भी एग्जांपल देखा था, ए बी सी 3 पार्टनर्स है। अगर मिस्टर सी को लगता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाना चाहिए, अगर मिस्टर सी को लगता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाना चाहिए, मिस्टर सी क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे ए को और बी को। जैसे ही मिस्टर सी ने नोटिस दे दिया ए को और बी को, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी। ये अलग से फीचर था पार्टनरशिप एट विल का। पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर्स की इच्छा से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अगर यहाँ पे मिस्टर सी की इच्छा है कि फर्म का डिसॉल्यूशन कर दो, वो दोनों को नोटिस दे देगा और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म डिसॉल्व कब होगी, जो डेट उसने मेंशन की नोटिस में, जो डेट यहाँ पे मेंशन है नोटिस में, उस डेट से होगी। अगर डेट मेंशन नहीं है, तो जब उसने नोटिस दिया तब से हो जाएगी। एग्जांपल समझ के चलो कि मिस्टर सी ने यहाँ पे 15 अप्रैल को नोटिस दिया था, तो 15 अप्रैल से डिसॉल्यूशन हो जाएगा अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो सेम चीज यहाँ पे दी है, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस। जो डेट मेंशन रहेगी नोटिस में, तब से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर इफ द डेट इज नॉट मेंशन, द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस दिन उसने नोटिस दिया उस दिन से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। I hope people this is clear to you. This was all about the voluntary dissolution. Next is dissolution by court. अब इसको समझना। Another important question which might come for degree people, 7 marks, सीधा 7 marks का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना और इंस्टीट्यूट इसको बहुत बार पूछती है ये वाले क्वेश्चन को। So people, what is this dissolution by the court? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना एक पार्टनर कोर्ट में जाता है और डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता है। जब एक पार्टनर कोर्ट में जाएगा और डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट करेगा, ये रीजंस हो सकते हैं डिसोल्यूशन मांगने के, ये वाले रीजंस हो सकते हैं। एक पार्टनर कोर्ट में जा सकता है और ये रीजंस कोर्ट को बता सकता है, जज को बता सकता है। अगर जज को सही लगेगा कि ये वैलिड रीजंस है, ये एकदम वैलिड रीजन है, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में क्या होता है, एक पार्टनर जाता है कोर्ट में, ये रीजंस बताता है कोर्ट को, जज को। अगर यहाँ पे जज को और कोर्ट को ये रीजन सही लगते हैं, तो वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देंगे। इसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फाइनल डिसीजन रहेगा बेटा कोर्ट का, किसका रहेगा, कोर्ट का रहेगा। सो द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है कोर्ट के पास डिसोल्यूशन मांगने के लिए। डिसॉल्व फर्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, फर्स्ट इज इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड। इसका एग्जांपल समझना बेटा। पार्टनरशिप फर्म में ना तीन पार्टनर्स थे। एक था शाहरुख खान, एक था सलमान खान, तीसरा था आमिर खान। ठीक है, 3 पार्टनर्स थे। अभी ना शाहरुख खान जाता है कोर्ट में जज साहब के पास। ठीक है, शाहरुख खान जाता है कोर्ट में और उसने जज साहब को बोला कि जज साहब, हमारा एक पार्टनर है दैट इज सलमान खान, वो पूरी तरीके से अनसाउंड माइंड बन चुका है, वो पूरी तरीके से इंसैनिटी पर्सन बन चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड है कैटरीना कैफ, उसने क्या किया, विकी कौशल से शादी कर लिया। जैसे ही कैटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी किया, हमारा सलमान खान पूरा अनसाउंड माइंड वाला पर्सन बन गया। ये अजीब सी हरकतें कर रहा है फर्म में, वो ठीक से कुछ काम नहीं कर रहा है, वो अनसाउंड माइंड बन चुका है। अगर यहाँ पे कोर्ट को भी लगता है कि हाँ यार सलमान खान तो अनसाउंड माइंड पर्सन बन गया,
क्या, तो कोर्ट यहाँ पे डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकती है. दिस इज हाउ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट डज हैपन. ओके, सो पीपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है. Where a partner, not a sleeping partner, has become unsound mind, the court may dissolve the firm on the suit of other partners or by next friend of insane partner. टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड. टेम्पररी सिकनेस की बात नहीं चल रही है, परमानेंट सिकनेस की बात चल रही है. नेक्स्ट इज परमानेंट इनकैपेसिटी. नेक्स्ट इज परमानेंट इनकैपेसिटी. अब इसको समझना, परमानेंट इनकैपेसिटी. अब इसका एग्जांपल समझना कि ए बी सी तीन पार्टनर्स रहते हैं. मिस्टर ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स. एक दिन ना मिस्टर बी ना रास्ते से आ रहा था. जब वो रास्ते से आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता. और बेटा एक्सीडेंट इतने बुरे तरीके से होता कि मिस्टर बी अब काम को कभी आ नहीं पाएगा, मिस्टर बी कभी चल नहीं पाएगा, कभी उठ नहीं पाएगा. तो उसका एकदम डेंजरस वाला एक्सीडेंट हुआ, एकदम डेंजरस वाला एक्सीडेंट हुआ. तो यहाँ पे अगर ए एंड सी कोर्ट में जाते हैं और जज साहब को बोलते हैं कि हमारा एक पार्टनर है मिस्टर बी जो परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है काम करने के लिए, वो अभी काम कभी नहीं कर सकता, तो इस केस में कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन. सो व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर suing has become in any way permanently incapable of performing his duty as a partner, the court may dissolve such firm. Such partnership incapacity may result from physical disability or the illness. Okay, so yes people, next one is misconduct. misconduct का मतलब है बेटा कुछ गलत काम करना. misconduct का मतलब होता है कुछ गलत काम करना. अगर यहाँ पे एक पार्टनर कुछ गलत काम कर रहा है और फर्म की रेपुटेशन डाउन हो जा रही है, फर्म का बिजनेस डाउन हो जा रहा है, तो बाकी के पार्टनर्स जा सकते हैं और डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं. इसका एग्जांपल समझना. ए बी सी तीन पार्टनर्स रहते. मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर डी का मर्डर कर दिया. जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर डी का मर्डर कर दिया, सारी पब्लिक को पता चल गया कि मिस्टर ए ने मिस्टर डी का मर्डर कर दिया और मिस्टर ए वाज अ पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म. तो कोई भी पब्लिक इनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रही थी, इनकी रेपुटेशन पूरी डाउन हो चुकी थी. तो जैसे ही बाकी पार्टनर्स को लगेगा अपना बिजनेस अभी पूरा डाउन जा चुका है, अपन बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मिस्टर बी एंड मिस्टर सी कोर्ट में जा सकते हैं और डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं. अगर कोई पार्टनर एक चीज गलत काम करता है जो फर्म की रेपुटेशन को डाउन करता है, तो बाकी के पार्टनर्स जाके डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं. दिस इज अनदर केस, दैट इज मिसकंडक्ट. ओके, सो वेयर partners other than partner suing is guilty of a misconduct, is a guilty of misconduct मतलब कुछ गलत काम करना which is likely to affect prejudicially the carrying of the business. मतलब अभी बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, रेपुटेशन पूरी डाउन हो चुकी है, बिजनेस पूरा डाउन हो चुका है, सारी पब्लिक को सब कुछ पता चल चुका है. The court may order the dissolution of the firm by giving regard to the nature of the business. Next important point, It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of the business. जो भी मिसकंडक्ट है जरूरी नहीं वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. इस केस में मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी का मर्डर किया, इट वाज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. ये इनका पर्सनल मामला था, कुछ झगड़ा हुआ होगा इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया, तो ये पर्सनल वाला मामला था, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं था. ठीक है, बोला गया है अगर तुम्हारा मिसकंडक्ट अगर पर्सनल भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी बाकी के पार्टनर्स जाकर डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं. Yes, so next is people persistent breach of agreement. Next is persistent breach of agreement. persistent का मतलब होता है कंटिन्यूअस. अगर कोई कंटिन्यूअसली अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, अग्रीमेंट को तोड़ रहा है, उस केस में भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकती है. कौन सी ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो सकती है? फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट मतलब चोरी करना. एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना. ए बी सी तीन पार्टनर्स थे. मिस्टर बी क्या कर रहा था? फर्म से लगातार कैश की चोरी कर रहा था, गुड्स की चोरी कर रहा था. जैसे ही मिस्टर ए को और मिस्टर सी को पता चला, वो जाके डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं, बिकॉज एम्बेजलमेंट इज नॉट अ गुड थिंग. नेक्स्ट इज कीपिंग एरेनियस अकाउंट. एरेनियस मतलब गलत अकाउंट मेंटेन करना. यहाँ पे मिस्टर बी को बोला गया था परचेज बुक को मेंटेन करेगा, सेल्स बुक को मेंटेन करेगा, कैश बुक को मेंटेन करेगा, और मिस्टर बी क्या कर रहा है? गलत अकाउंट मेंटेन कर रहा है. जहाँ पे 10,000 का परचेज हुआ वो 50,000 का परचेज लिख रहा है, जहां पे 50,000 का सेल हुआ वो 20,000 का सेल लिख रहा है. अगर मिस्टर बी गलत अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली, पर्सिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली, इस केस में बाकी के पार्टनर्स जाके डिसोल्यूशन को मांग सकते हैं. नेक्स्ट इज होल्डिंग मोर कैश देन अलाउडेड. यहाँ पे सारे पार्टनर्स ने अग्री किया था कि हर एक पार्टनर सिर्फ 50,000 का कैश होल्ड करेगा पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन इस केस में मिस्टर बी हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की कैश होल्ड कर रहा है. हमेशा का हो गया उसका, कंटिन्यूअसली वो गलत कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? इस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है. लास्ट इज रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट. यहाँ पे बोला गया था मिस्टर बी को कि तू अकाउंट्स मेंटेन करेगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर चीज तू मेंटेन करेगा. ए एंड सी उसके पास बार-बार जा रहे, उसको रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहे, मतलब बार-बार उसको रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई हमको बुक्स बता दे, हमको परचेज बुक बता, हमको कैश बुक बता. मिस्टर बी किसी को बुक्स ही नहीं बता रहा, मिस्टर बी किसी को बुक्स ही नहीं बता रहा. उस केस में बाकी के पार्टनर्स जाके कोर्ट में डिसोल्यूशन मांग सकते हैं. अब वो बुक्स क्यों नहीं बता रहा? हो सकता है उसने कुछ तो फ्रॉड किया होगा इसलिए बुक्स नहीं बता रहा. इसलिए लॉ बोलता है अगर रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी तुमको कोई बुक्स नहीं बता रहा है, तुम डिसोल्यूशन के लिए आ सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो बंदे ने, वो पर्सन ने कुछ तो फ्रॉड किया रहेगा, इसलिए वो बुक्स नहीं बता रहा तुमको. ठीक है,
नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इस केस में ना एक पार्टनर क्या करता है, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स है, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने अपना इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर किया मिस्टर डी को। ये अलाउडेड है, ठीक है, ये अलाउडेड है। अगर मिस्टर ए अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे मिस्टर डी को, इट इज अलाउडेड, इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन समझना आगे क्या होता है, अगर मिस्टर डी मिस्टर बी के काम में, मिस्टर सी के काम में इंटरफेयर कर रहा है, उनको ठीक से काम नहीं करने दे रहा, बार बार उनको डिस्टर्ब करे जा रहा है, बार बार उनको बोल रहा है कि मुझे बुक बताओ, मुझे परचेज बुक बताओ, मुझे सेल्स बुक बताओ, मिस्टर बी और सी को अगर वो इंटरफेयर कर रहा है हर एक काम में, उनको ठीक से काम नहीं करने दे रहा, उनका टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर बी और मिस्टर सी जाके कोर्ट में डिसॉल्यूशन मांग सकते हैं। समझना, अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर कर रहा है, वो चलता है, इट इज अलाउडेड। लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा न्यू पर्सन है वो क्या कर रहा है, मिस्टर बी और मिस्टर सी को तंग कर रहा है, उस केस में फर्म का डिसॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस मतलब बेटा नुकसान पे नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। जैसे 1 साल लॉस हो गया, ठीक है, 2 साल हो गया, ठीक है, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, लॉस पे लॉस होते जा रहा है। ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, बी और सी का कहना था कोई बात नहीं, अपन अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे, अपन अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ए को समझ में आ रहा है कि भैया कुछ नहीं होने वाला, अभी बस अपन लॉसेस कमाते जा रहे हैं, इनकम एक भी बार नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए, डिसॉल्यूशन करना चाहिए। अगर मिस्टर ए को लगता है डिसॉल्यूशन हो जाना चाहिए, वो कोर्ट में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अगर जज साहब को सही लगेगा, जज साहब फर्म का डिसॉल्यूशन करवा देंगे। फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ कोर्ट, फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ कोर्ट। ओके, सो अगर नुकसान पे नुकसान हो रहा है तो एक पार्टनर जाके कोर्ट में बोल सकता है। सो वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट द लॉस ऑफ द फ्यूचर, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। नेक्स्ट इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मतलब दूसरे ग्राउंड्स कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। डेडलॉक इन द मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा, नो डिसीजन मेकिंग। नो डिसीजन मेकिंग मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। देखो पार्टनरशिप में हर एक चीज कैसे होती है, मेजोरिटी के हिसाब से होती है। जो मेजोरिटी पार्टनर डिसाइड करेंगे उस हिसाब से फाइनल डिसीजन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आधे पार्टनर्स कुछ और बोल रहे हैं, आधे पार्टनर्स कुछ और बोल रहे हैं, मतलब फाइनल डिसीजन हो ही नहीं पा रहा। अब मुझे बताओ अगर फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा कोई भी चीज का, कोई भी डिस्प्यूट का, तो बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डेडलॉक इन मैनेजमेंट आ चुका है। इस केस में एक पार्टनर जाके डिसॉल्यूशन को मांग सकता है। नेक्स्ट इज वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स मतलब पार्टनर्स एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते, पार्टनर्स एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते। अगर पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो इस केस में बाकी के पार्टनर्स जाके डिसॉल्यूशन को मांग सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्टिव के लिए तुमने बिजनेस को बनाया था वो ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा तो बिजनेस कंटिन्यू करके फायदा ही नहीं है, तो बिजनेस हो जाएगा डिसॉल्यूशन। गैम्बलिंग बाय द पार्टनर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी। गैम्बलिंग मतलब सट्टेबाजी उसने स्टार्ट कर दी, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे। पहले स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, ऊपर से वो गैम्बलिंग कर रहा है, हो सकता है पूरे बिजनेस को डुबा देगा, पूरे बिजनेस में लॉस ला लेगा। बाकी के पार्टनर्स को अगर टेंशन हो रही है वो क्या कर सकते हैं, वो जाके डिसॉल्यूशन को मांग सकते हैं। ओके, सो पीपल वी आर डन विद ऑल द पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट, डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया, ध्यान से सुनना ताकि तुमको हर एक पॉइंट ठीक से लर्न हो जाए। फर्स्ट इज यूपी, यूपी इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज एमपी मध्य प्रदेश, सिटी छत्तीसगढ़। यूपी एमपी सिटी, यूपी एमपी सिटी, इसको कैसे याद रखना है। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यू से स्टार्ट हो रहा है, यू। परमानेंट इनकैपेसिटी पी से स्टार्ट हो रहा है, पी, सो आ गया यूपी। नेक्स्ट इज मिसकंडक्ट एम से स्टार्ट हो रहा है तो आ गया एम। पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट पी से स्टार्ट हो रहा है, आ गया ये पी। उसके बाद कंटिन्यूअस लॉसेस और परपेचुअल लॉसेस आ गया सी, कंटिन्यूअस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आ गया टी। ओके, इन दिस वे यू कैन लर्न ऑल द पॉइंट्स बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स को हर चीज याद नहीं होती, आपको ये हेल्प करेगा। सो यूपी एमपी सिटी, यूपी एमपी सिटी। नेक्स्ट इज पीपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन सेक्शन नंबर 45 टू 55। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। सो पीपल फर्स्ट इज देखो इसका लॉजिक क्या है। ये सेक्शंस बोलते हैं कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड कर लिया कि हमको डिसॉल्यूशन करना है, सो व्हाट आर देयर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर गिवन इन सेक्शन 45। व्हाट आर देयर राइट्स, राइट्स आर गिवन इन सेक्शन नंबर 46। तो राइट्स, लायबिलिटीज और कंटिन्यूइंग अथॉरिटी मतलब रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटीज गिवन इन सेक्शन नंबर 47। इस तरीके से सारी चीजें दी है कि जैसे ही तुमने सोच लिया कि हमको डिसॉल्यूशन करना है तो तुम्हारे राइट्स क्या रहेंगे, तुम्हारे लायबिलिटीज क्या रहेंगे, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहेंगी, ये सारी चीजें दी है इस वाले सेक्शंस में। सो पीपल फर्स्ट इज लायबिलिटीज फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर द डिसॉल्यूशन, सेक्शन 45। अपने को लॉ बोलता है सेक्शन 45 में कि सबसे पहले दो पब्लिक नोटिस,
सबसे पहले तो पब्लिक नोटिस, जैसे ही तुम्हारा डिसाइड हो गया कि तुमको डिसोल्यूशन करना है, सबसे पहले लोगों को अनाउंस कर दो थ्रू द पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस दी जाती है सारे कस्टमर्स को, सारे सप्लायर्स को, ताकि सबको पता चले कि हमारी फर्म डिसॉल्व होने वाली है। अपना लॉ बोलता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि ये क्या करे, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करता है एज वेल एज ये पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए पब्लिक नोटिस देना इज कंपलसरी, इसलिए पब्लिक नोटिस देना इज कंपलसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द थर्ड पार्टी एज वेल एज द पार्टनर्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एग्जांपल, फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। समझना बेटा, देखना बेटा, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, हमेशा इस वाले सेलर से कंप्यूटर परचेस करती है, मोबाइल परचेस करती है, लैपटॉप परचेस करती है। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म हमेशा की कस्टमर है इस सेलर की, तो इनका हमेशा ट्रांजैक्शन चालू रहता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता है, कैश ट्रांजैक्शन रहता है, मतलब उधारी पे भी ये लोग गुड्स खरीदते हैं हमेशा इस सेलर से, और ये सेलर हमेशा उनको उधारी पे गुड्स दे देता है बिकॉज ये हमेशा के कस्टमर है। अभी बाद में क्या हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, किसी को बताया नहीं, किसी को अनाउंस नहीं किया। बाद में क्या होता है, बाद में मिस्टर ए जाता है इस सेलर के पास, और उसने क्या किया, फर्म के नाम पे कंप्यूटर को परचेज कर लिया खुद के बेटे के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए उसने फर्म के नाम पे कंप्यूटर को खरीद लिया। अभी अपना लॉ बोलता है इस केस में कौन लायबल रहेगा, इस केस में बेटा पार्टनरशिप फर्म और बाकी के पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी पब्लिक नोटिस देना। अगर तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते हो ना, तो अगर एक पार्टनर भी गलती करता है ना, एक पार्टनर भी फ्रॉड करता है ना, बाकी सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, बिकॉज पब्लिक नोटिस देना इज कंपलसरी। तो यही बोल रहा है अपना लॉ कि पब्लिक नोटिस देना क्या है, कंपलसरी है एज पर सेक्शन 45। अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो थर्ड पार्टी का भी नुकसान हो सकता है और तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्ली पब्लिक नोटिस दे दो जैसे ही तुमने डिसोल्यूशन कर लिया। यही बोलता है अपना सेक्शन 45। आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला कि देखना, इन केसेस में अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया तो कभी भी इन तीनों पे लायबिलिटी नहीं आएगी। सो दे आर एक्सेप्शन। फर्स्ट इज स्टेट मतलब असेट्स होता है, स्टेट मतलब होता है असेट्स ऑफ द डिसीज पर्सन। जैसे कोई पर्सन की डेथ हो जाएगी, उसकी असेट नहीं यूज की जाएंगी पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटी के लिए। मतलब अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया तो कभी भी डिसीज पर्सन की एसेट नहीं यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा, एंड द लास्ट वन इज डोरमेंट पर्सन भी कभी भी लायबल नहीं माना जाएगा। ये अपने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में कि डोरमेंट पार्टनर को कभी भी नोटिस देना कंपलसरी नहीं है, तो अगर डोरमेंट पार्टनर पर नोटिस नहीं देता है उसकी लायबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। सो दिस 3 आर एक्सेप्शन, इन तीनों को कभी भी लायबिलिटी का पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे पार्टनर्स को करना पड़ेगा अगर उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। नेक्स्ट इज पीपल राइट्स। अभी बात कर रहा है राइट्स की, सेक्शन 46। अभी राइट्स क्या है, बहुत लॉजिकल है। अभी जैसे ही तुमने डिसोल्यूशन का डिसाइड कर लिया, तुम्हारे राइट्स क्या रहेंगे, बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सारे एसेट्स को सेल कर दोगे, राइट। सारे एसेट्स को सेल करने का जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटी का पे ऑफ कर दोगे। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी बाहर की जो भी लायबिलिटी है उसका पे ऑफ कर दोगे। अगर पैसा बच गया, सारे पार्टनर्स अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। यही तो है राइट्स। तो सेम चीज ये यहाँ पे कि इस केस में क्या होगा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एवरी पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड to have a property of the firm applied in the payment of the debt। सबसे पहले प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा डेट का पेमेंट करने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी का पेमेंट करने के लिए। उसके बाद टू हैव द सरप्लस मतलब अगर कुछ पैसा बच गया तो वो डिवाइड किया जाएगा सारे पार्टनर्स में, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल दी पार्टनर्स। सो सेक्शन 46 बोलता है जो भी असेट्स बेच के जो भी पैसा आया, थर्ड पार्टी का लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या दिया है, थर्ड पार्टीज का लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। सेक्शन 46 बोलता है पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, उसके बाद सेक्शन 48 बोलता है थर्ड पार्टी की लायबिलिटी का पेमेंट कैसे किया जाएगा। उसमें क्या दिया है 46 में कि थर्ड पार्टी का पहले पेमेंट कर दो, इसमें दिया है कैसे किया जाएगा, व्हाट विल बी द प्रायोरिटीज, व्हाट विल बी द स्टेप्स। सो पीपल, फर्स्ट इज सबसे पहले अगर फर्म को लॉसेस हो रहे, फर्म को हो रहे लॉसेस मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस। अगर तुम्हारे लॉसेस हो रहे तो सबसे पहले क्या करो, उसको प्रॉफिट से रिकवर कर लो, अगर प्रॉफिट से नहीं रिकवर हो पा रहा, सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल था उसमें से रिकवर कर लो। अगर उसमें से भी नहीं हो पा रहा तो पार्टनर से मंगा लो, पार्टनर से वो पैसा मंगा लो शेयर कैपिटल रेशियो में। ये दिया है लॉसेस का। अगर फर्म को लॉसेस हो रहे, सबसे पहले प्रॉफिट से रिकवर करो, नहीं हो पा रहा तो कैपिटल से करो, उससे भी नहीं हो पा रहा तो सारे पार्टनर से पैसा मंगाया जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज असेट्स। अभी फर्म की जो भी असेट्स है फर्म बेच देगी डिसोल्यूशन पे, जो भी पैसा आएगा उसको कैसे यूटिलाइज करेगी। असेट बेचने के बाद जो भी पैसा आया फर्म उसको कैसे यूटिलाइज करेगी। फर्स्ट इज इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। पहले बाहर वालों का पैसा दिया जाएगा, थर्ड पार्टी का पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हिच इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। इसका मतलब है अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया था, उसका पेमेंट पहले हो जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, मिस्टर सी ने 10 लाख का लोन दिया था
फर्म को? कैपिटल तो दिया ही था और लोन भी दिया था, तो मिस्टर सी को पहले लोन का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद लोन देने के बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली विच इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा बेटा कैपिटल का पेमेंट, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, जो इनिशियल कैपिटल था, अब उसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर रेसिड्यू मतलब पैसा बच गया तो सारे पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द प्रायोरिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मैंने सेम ये शॉर्ट में बनाया है। जो भी पैसा आ जाएगा उसमें से सबसे पहले थर्ड पार्टी को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स का लोन दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल दिया जाएगा, पैसा बचने के बाद सारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। दिस इज गिवन इन सेक्शन नंबर 48, सेम इज गिवन इन सेक्शन नंबर 48। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल इज लोन, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल इज कैपिटल, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल इज कैपिटल, फ्रॉम कैपिटल इज लोन। ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है बट कुछ नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज पीपल, ये रह गया था अपना सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या बात करता है, कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब रिस्पांसिबिलिटी। अपना लॉ बोलता है जैसे ही तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको डिसोल्यूशन करना है, लेकिन अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूलना मत, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूलना मत। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो तुमने स्टार्ट कर दिया था बिफोर द डिसोल्यूशन और बाद में तुमने डिसोल्यूशन कर दिया, तो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देना, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूलना मत। ये दिया है सेक्शन नंबर 47 में। एग्जांपल समझना, यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर ए बेटा, मिस्टर ए ने क्या किया था ना, फर्म को एडवांस पेमेंट किया था 15 अप्रैल को। मिस्टर ए ने 15 अप्रैल को फर्म को एडवांस पेमेंट किया था 1 लाख रुपए का, और उसको फर्म ना 20 अप्रैल को गुड्स पहुंचाने वाली थी। उसने एडवांस पेमेंट कब किया, 15 अप्रैल को। फर्म उसको गुड्स कब देने वाली थी, 20 अप्रैल को। लेकिन बीच में ही 17 अप्रैल को ही फर्म ने क्या किया, डिसोल्यूशन कर दिया। अपना लॉ बोलता है कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी मतलब तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी कंटिन्यूअस रहेगी। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए से तुमको पैसा तो आ गया, मिस्टर ए से पैसा आ गया, लेकिन अभी तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने बीच में डिसोल्यूशन कर दिया, तो जो ट्रांजैक्शन तुम्हारा इनकम्प्लीट रह गया है ना, ये वाला, इसको कंप्लीट करो। तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना डिसोल्यूशन होने के बाद भी। सेम चीज दी यहाँ पे देखो, एंड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो भी ट्रांजैक्शन तुमने स्टार्ट किया था उसको फिनिश कर दो वन आपका डिसोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सो यू विल बी हैविंग अ कंटिन्यूअस रिस्पांसिबिलिटी। And the last one is people, last section, that is section number 49. section number 49 क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट फर्म की डेट भी है एज वेल एज कोई पर्टिकुलर पार्टनर की डेट भी है, सेपरेट डेट भी है, तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। अभी समझना, देखो बेटा, अभी ना दो पार्टनर्स रहते हैं ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स। अभी ना इनको सोफा खरीदना रहता है फर्म के लिए, तो मिस्टर ए जाता है चिंटू लिमिटेड के पास सोफा खरीदने के लिए, वो भी फर्म के लिए। तो वो फर्म के लिए सोफा खरीदता है 1 लाख रुपए का। अभी मिस्टर ए को सोफा इतना पसंद आता है कि मिस्टर ए ने क्या सोचा, मैं अपने घर के लिए भी सोफा खरीदता हूँ, तो मिस्टर ए ने खुद के घर के लिए भी सोफा खरीदा 50,000 रुपए का। अपना लॉ बोल रहा है अगर पर्टिकुलर पार्टी के टुवर्ड्स अगर फर्म की डेट भी है एज वेल एज सेपरेट डेट भी है, तो पेमेंट कैसे किया जाएगा। इस केस में मिस्टर ए ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, उधारी का ट्रांजेक्शन किया। उसने 1 लाख का सोफा खरीदा फर्म के लिए, 50,000 का खरीदा खुद के पर्सनल पर्पस के लिए। तो अभी पेमेंट कैसे किया जाएगा, बहुत लॉजिकल है। फर्म की अगर असेट यूज कर रहे हो, अगर फर्म की असेट यूज कर रहे हो तो सबसे पहले फर्म की लायबिलिटी का पे ऑफ हो जाएगा, बाद में पर्सनल डेट का होगा, राइट। अगर पर्सनल उसकी खुद की असेट है, अगर मिस्टर ए की खुद की असेट है, तो सबसे पहले खुद की लायबिलिटी का पे ऑफ करेगा, बाद में सेकंड प्रायोरिटी इसको देगा। देखो सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, अगर बेटा फर्म की असेट है, अगर फर्म की असेट है तो प्रायोरिटी पहले फर्म की लायबिलिटी को दिया जाएगा, बाद में इसको दिया जाएगा। अगर पर्सनल असेट है, अगर मिस्टर ए की पर्सनल असेट है, तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और बाद में इसको दी जाएगी। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज प्रीटी सिंपल, कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो The property of the firm shall be applied in the first instant in the payment of debt of the firm। वही तो बोल रहा है वो कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसका यूज करो फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। डेट ऑफ द फर्म मतलब फर्म की लायबिलिटी, फर्म की असेट यूज होगी पहले फर्म की लायबिलिटी के लिए। उसके बाद इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर पैसा कुछ बच जाता है, सरप्लस हो जाता है, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट। फिर होगा सेपरेट डेट का पेमेंट। अगर यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी यूज हो रही है कोई पार्टनर की, तो वो यूज की जाएगी उसकी डेट के लिए, फिर उसके बाद फर्म की डेट के लिए। जो मैंने तुमको प्रायोरिटी बताई सेम है, कुछ भी नहीं है, इट इज वन एंड दी सेम।
So I hope people this lecture was helpful for you. अगर तुमको lecture अच्छा लगा, do like my video, do comment on the video and do share this video with your friends ताकि lecture बहुत लोगों तक पहुंच पाए. When you believe in yourself, everything is possible. So do believe in yourself and do a lot of hard work. For sure, you will clear your examination. All the best for your studies. अच्छे से पढ़ाई करो. Meet you in the next video soon. Bye bye.